नमस्कार। आज तारीख 18 फरवरी, दिन रविवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है 2024 में क्या फिर से मोदी आएगा। मोदी सरकार क्या तीसरी बार फिर से केंद्र में सत्ता में आएगी? ये एक अहम सवाल बना हुआ है और राजनीतिक गलियारों में, चौपालों में, चौराहों पे, पान की दुकान हो, चाहे नाई की दुकान हो, हलवाई की दुकान हो, कहीं भी हो, जहाँ चार आदमी बैठ जाते हैं, वो यही चर्चा करते हैं कि क्या 2024 में फिर से मोदी सरकार सत्ता में आएगी क्या। इन सब सवालों पर हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन उस विश्लेषण को देखने और सुनने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम शो करके उसको वीडियो के रूप में YouTube पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, निष्पक्ष विश्लेषण देख सकें। नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज संपन्न हो गया है। इस अधिवेशन का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल किया था और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया और उनके संबोधन से ऐसा लग रहा है कि वो इतने आत्मविश्वासी हो चुके हैं और वो साफ तौर से कहते हैं कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें हासिल कर लेगी और एनडीए 400 पार हो जाएगा। कितने बड़े आत्मविश्वास के साथ वो ये बात कह रहे हैं, कैसे कह देते हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यह सीटें आएंगी कैसे, आएंगी या नहीं आएंगी? क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र में सशक्त होना चाहिए। विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA बना भी है, लेकिन और वो बनने में ही वो टूटकर बिखरने भी लगा है। विपक्षी दलों के इस गठबंधन के बिखराव को देखते हुए हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि इस बार एनडीए 400 पार और फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार केंद्र में होगी। जिस तरह से विपक्षी दलों के जो दिग्गज नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो अपने अपने राजनीतिक दलों से तिलांजलि लेकर उनको छोड़कर बीजेपी की शरण में जा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष अब और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि ये विपक्षी दलों के नेता क्यों बीजेपी की शरण में जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की शरण में वही नेता जा रहे हैं
जिनकी या तो अपने ही दल में गुटबंदी है और उनकी अनदेखी की जा रही है। दूसरा कारण, वो किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। उन्हें ये डर है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स की टीमें उनके पीछे पड़ सकती हैं, जिनसे उनका जीना हराम हो सकता है। लेकिन विपक्षी नेताओं में अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, ये दो ऐसे विपक्षी नेता नज़र आ रहे हैं जो फिलहाल जो अभी तक टूटे नहीं हैं। उनके पीछे भी बीजेपी पूरी तरह से लगी हुई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी की टीम लगी हुई है, उन्हें 6ठी बार सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अंदर ही अंदर ये भय भी सता रहा है कि अगर वो ईडी के सामने पेश हो गए तो ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन केजरीवाल ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं बीजेपी के सामने। ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है, अपना एड़ी से चोटी तक की जोर लगा रखी है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि विपक्ष एकदम से साफ हो जाए, ताकि जो उनका 400 का जो पार आंकड़ा है वो हासिल हो जाए। वैसे तो बीजेपी का ये नारा है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को वो बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों के नेता बीजेपी की शरण में आ रहे हैं, और जो नेता आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल हैं, तो जब वो बीजेपी में आते हैं तो वो सारे भ्रष्टाचार के जो पाप हैं वो साफ धुल जाते हैं। क्या ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास? तो ऐसा जब होगा तो फिर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का नारा देने का फायदा क्या होगा? अब जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो उस वक़्त बीजेपी के सामने कई ऐसे सवाल होंगे जो जनता जानना चाहेगी, उनका जवाब बीजेपी के नेताओं से, कि जो बेरोजगारी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है पिछले 10 वर्षों में, और जो महंगाई का ग्राफ बढ़ता गया है पिछले 10 वर्षों में, वह कम क्यों नहीं हो रहा? जो 15-15 लाख का जो आश्वासन दिया था, वादा किया था हर खाते में आने का, तो वो क्यों नहीं आए? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, तो उनका क्या हुआ? काला धन जो विदेशी बैंकों से लाना था, वो क्या हुआ? इसी तरह से ये जो कई ऐसे बातें हैं, उनका जब तक कोई समाधान बीजेपी के पास नहीं होगा तो बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगते रहेंगे। बीजेपी को उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो
उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। किसानों का आंदोलन पहले भी चला था 17 महीने, और 3 कृषि कानूनों को जो काले कानून बताए गए थे किसानों की ओर से, उनको वापस लेना पड़ा था। लेकिन 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत भी दी थी। अब किसान आंदोलन फिर से 5 दिनों से चल रहा है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब के सभी बॉर्डरों पर किसान आंदोलनरत हैं। वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। वो एमएसपी को लेकर के, अपनी मांगों को, अन्य को लेकर वो संघर्षरत हैं। लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने उन किसानों के साथ वार्तालाप की 3 दौर करने के बाद भी अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले सकी है। आज फिर से हो सकता है कि चौथी दौर की वार्तालाप हो, लेकिन अगर इन समस्याओं का हल नहीं निकलेगा तो बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आंकड़ा पार होगा या नहीं होगा, ये तो खैर आने वाला लोकसभा का चुनाव ही परिणाम बताएगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि विपक्ष कमज़ोर है और उस कमज़ोरी का फ़ायदा सत्ता पक्ष उठाना चाहता है। अभी भी वक्त है, विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, लोकतंत्र पर कुठाराघात न हो तो अभी भी एकजुट हो सकते हैं। लेकिन लगता है कि जो विपक्षी दलों का सबसे बड़ा घटक है कांग्रेस, उसमें ही पूरी तरह से टूटन बिखराव चल रहा है, जो कांग्रेस के लिए तो घातक है ही, पूरे विपक्ष के लिए घातक साबित हो सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।